दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इंग्लिश को समझने और समझाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही जगह पर हो। मैं इस वीडियो के अंदर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने वाला हूं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। चलिए एक एग्जांपल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साइकिल का उदाहरण लेकर के हम इसके माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक साइकिल है। जब हम साइकिल के सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं तो उन पार्ट्स के भी अपने एक सेपरेट नाम होते हैं, जैसे पहिए, पैडल, मशीन, चेन एट्सेट्रा। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी जब हम बोलते हैं, हमारे जो वाक्य रहते हैं, जो सेंटेंसेस रहते हैं, जब उन्हें हम ब्रेक करते हैं अलग अलग पार्ट में, तो उन पार्टों के क्या क्या नाम होते हैं, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। दोस्तों, इनकी सहायता से हम सेंटेंस को रीअरेंज कर पाते हैं और सेंटेंस का सही मीनिंग निकल पाते हैं। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट होता है नाउन। चलिए नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ नाउन: अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, भोपाल, टेबल एट्सेट्रा। दोस्तों, यह जो डेफिनेशन है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं और जिनके भी नाम हैं वे सभी नाउन हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, चलिए अब जानते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन दोस्तों, आज के जो मॉडर्न राइटर है उनके अकॉर्डिंग नाउन के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों, प्रॉपर नाउन को छोड़कर कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन्होंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा है। दोस्तों, अगर आप नाउन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नाउन के ऊपर पूरी फुल डिटेल वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए पूरी वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन के पास। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बाद प्रोनाउन का नाम आता है। तो चलिए प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन: अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब संज्ञा के स्थान पर या नाउन की जगह पर जिस भी वर्ड का हम यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या एक्सेट्रा। जब नाउन के वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे अब आपको पूरा समझ में आएगा कि एक्सेट्रा में और कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं। दोस्तों, एक आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम प्रोनाउन का यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके एक दोस्त का नाम राम है। आप राम के बारे में कुछ बोलते हैं, जैसे राम मेरा दोस्त है, राम को घर जाना है, राम घर जाकर टीवी देखता है, राम ऐसा करता है, राम वैसा करता है। दोस्तों, इन जो हमने सेंटेंस बोले हैं इनमें एक बात कॉमन है कि हम राम का नाम बार बार ले रहे हैं। राम किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है और वह एक संज्ञा है। मतलब आप संज्ञा को, नाउन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और हमने प्रोनाउन में यह पढ़ा है कि नाउन की जगह पर जिस शब्द का यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो हम ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ही का। हम बोलेंगे इंग्लिश में ही और हिंदी में वह, कि राम मेरा दोस्त है, वह घर जाता है, वह टीवी देखता है या वह कुछ और
करता है। तो हमने एक बार राम को बोला और बाद में उसका प्रोनाउन, उसका सर्वनाम हमने यूज़ किया वह। इंग्लिश में वह को ही कहते हैं। दोस्तों इस तरह से हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है नाउन किस कैटेगरी का है, उसके हिसाब से हमें उसका प्रोनाउन लगाना होता है। दोस्तों कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके सामने, जैसे ही इज़ माई फादर। इसमें ही जो अंडरलाइन किया हुआ है प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे सामने है, राम इज़ अ डॉक्टर, ही गोज़ टू द हॉस्पिटल। दोस्तों जो फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज़ अ डॉक्टर, हमने यहाँ बात की है राम के बारे में, और सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमने राम के ही बारे में बात की है, लेकिन एक ही सेंटेंस में या एक ही पैराग्राफ के अंदर जब सब्जेक्ट एक होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट एक होता है, तो उसे हम बार बार नहीं लिखते, सिर्फ एक बार लिखने के बाद उसका प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन को समझा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। दोस्तों एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो या उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हो। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, रेड, 5 एसेट्रा। दोस्तों आसान भाषा में एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं घोड़े के बारे में। मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल है घोड़ा। घोड़े के बारे में जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे घोड़ा अच्छा है, घोड़ा बुरा है, घोड़ा बड़ा है, घोड़ा छोटा है, घोड़ा काला है, घोड़ा सफ़ेद है या घोड़ा लाल है, तो ये जितने भी काला, सफ़ेद, लाल, बड़ा, जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यह सब उस घोड़े नाउन की एडजेक्टिव्स बनेंगे। Except this example, we have more examples like this. First example is hockey is an Indian game. This is a red pen. He is a tall student. दोस्तों जो इन तीनों एग्जाम्पल में आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड दिख रहे हैं वह इनके एडजेक्टिव्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में इंडियन हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हॉकी भारत का गेम है, मतलब गेम तो है लेकिन कहाँ का गेम है, इंडियन गेम है। और सेकंड में रेड पेन की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, पेन है तो किस कलर का है, रेड कलर का है। और थर्ड एग्जांपल में एक स्टूडेंट के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट टॉल है, लंबा है। तो इंडियन, रेड और टॉल ये हमारे एडजेक्टिव्स हुए, क्योंकि ये नाउन के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आई होप कि आपको एडजेक्टिव समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। वह वर्ड जो किसी एक्शन को दिखाता है, एक्शन के होने को दिखाता है, उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, गो, कम एसेट्रा। आसान भाषा में समझें तो वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, बोलना, आना, जाना। हिंदी के अंदर वर्ब की पहचान ना शब्द से होती है, क्योंकि क्रिया के लास्ट में आपको ना मिलेगा। जैसे खेलना, पीना, जाना, यह वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर वर्ब को पहचानना बहुत आसान होता है। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे ही रीड्स, आई प्ले, या श्याम गोज़ टू स्कूल। फर्स्ट एग्जाम्पल में ही के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब दिख रही है। रीड्स वह पढ़ता है, आई प्ले मैं खेलता हूँ, श्याम गोज़ टू स्कूल श्याम स्कूल जाता है। तो पढ़ना, खेलना और जाना ये आपकी वर्ब हुई। इन्हें सेंटेंस में मेन वर्ब भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। दोस्तों जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें क्वालिफाई करता है, इसी तरह से एक एडवर्ब एक वर्ब
खुद एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब को क्वालिफाई करता है उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे करके। फॉर एग्ज़ाम्पल फास्ट, स्वीटली, वेल। हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। मुझे लगता है कि 3 एग्जाम्पल एडवर्ब को समझने के लिए बहुत सफिशिएंट हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी वर्क्स क्विकली। इन दिस एग्जाम्पल क्विकली जो वर्ड है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर वर्ब हमारी वर्क मतलब काम करना। शी वर्क्स क्विकली, वह काम करती है, लेकिन कैसे करती है? बहुत जल्दी काम करती है, तेज़ी से काम करती है। तो काम करने को क्वालिफाई करता है तेज़ी से। काम करना इज़ ओके, लेकिन उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि जल्दी काम करती है, तेज़ी से काम करती है। तो ये जो क्विकली है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ये एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। इसे हम एक एडवर्ब कहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ आप देख सकते हैं सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है कि सीमा बहुत सुंदर है। दोस्तों, अगर कुछ समय के लिए इस सेंटेंस में से वेरी हटा दिया जाए तो सीमा इज़ ब्यूटीफुल होगा, मतलब सीमा सुंदर है। तो सीमा का एडजेक्टिव हुआ ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल को भी और ज़्यादा ब्यूटीफुल बताया गया है। तो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है वो है वेरी, मतलब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है एक वर्ड, वो है वेरी। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एक वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे तो एडवर्ब होता है। खुद एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो भी एडवर्ब होता है। अब तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि एडवर्ब और क्या काम करता है। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही रन्स वेरी फास्ट। आप देख सकते हैं ही रन्स वेरी फास्ट के अंदर वेरी के नीचे अंडरलाइन लगा है, तो वेरी एक एडवर्ब हुआ। किस तरह से हुआ? अगर वेरी को हटा दिया जाए तो ही रन्स फास्ट। फास्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन्स को। रन एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को एडवर्ब कहते हैं, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले भी एक एडवर्ब ही होता है। तो आप जो फास्ट है, फास्ट को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेरी, मतलब वह दौड़ता है, तेज दौड़ता है, लेकिन तेज से भी बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज को क्वालिफाई कर रहा है बहुत, इसलिए बहुत भी उसका क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्विकली मतलब एक एडवर्ब ने एक वर्ब को क्वालिफाई किया, इसलिए वह एडवर्ब हुआ। सेकंड में एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया एक एडवर्ब ने, और थर्ड में एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई किया। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक एडवर्ब एक सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और खुद एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। आई होप कि आपको एडवर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशंस की तरफ। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन: अ वर्ड that is used before a noun or a pronoun to show place, time, direction, etc. मतलब वह वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। एक प्रीपोजिशन सेंटेंस में आकर नाउन और प्रोनाउन का किसी अन्य चीज़ के साथ में संबंध बताने का भी काम करता है। एग्जाम्पल: इन, ऑन, फॉर, टू, विथ एसेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं जिनके अंदर प्रीपोजिशंस का यूज़ हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस इज देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में लिखा है कि टेबल के ऊपर बुक्स है। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है। बताया गया है टेबल और बुक्स के रिलेशन के बारे में कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो किस चीज़ से दिखता है? ऑन से। अगर मैं ऑन हटा देता हूँ तो देयर आर बुक्स हो जाएगा और द टेबल हो जाएगा। दोनों को कौन जोड़ रहा है? ऑन। और लोकेशन भी बता रहा है कि बुक कहाँ पर है। टेबल रखी है और टेबल के ऊपर बुक्स है। तो ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल: द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। इस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन अंडर है। बिल्ली के बारे में बताया गया है कि बिल्ली
चेयर के नीचे बैठी हुई है। नीचे और पहले वाले सेंटेंस में ऊपर। थर्ड सेंटेंस, माय फ्रेंड लिव्स इन भोपाल। यहाँ पर फ्रेंड्स और भोपाल के बीच में रिलेशन बताया गया है इन से। तो तीनों सेंटेंसेस के अंदर जो प्रीपोजिशन है वह एक नाउन का दूसरे नाउन या किन्हीं अन्य शब्दों के साथ में रिलेशन को शो कर रहा है। इस तरह से हम प्रीपोजिशन को समझते हैं। आई होप कि आपको प्रीपोजिशन के बारे में अच्छी जानकारी मिली हो। आगे बढ़ते हैं कंजंक्शंस की तरफ। कंजंक्शन, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। मतलब वह वर्ड जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा वर्ड, फ्रेज और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एंड, बट, और, नॉर, बिकॉज, एट्सेट्रा। बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, जैसे नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द बॉय इज़ टॉल एंड हैंडसम। यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ हुआ है एंड के रूप में, क्योंकि एंड दो अलग अलग एडजेक्टिव्स को जोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो लड़का है वो टॉल भी है और हैंडसम भी है, तो एंड ने दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा है। सेकेंड एग्जाम्पल में, रवि एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर एंड ने दो नाउन्स को जोड़ा है और कंपाउंड नाउन बनाया है। थर्ड, आई हैव मनी बट आई कैन नॉट गिव। यहाँ पर इस बट ने मतलब कंजंक्शंस ने दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा है। आई हैव मनी, आई कैन नॉट गिव, इन दोनों को बट ने आपस में जोड़ा है। तो यहाँ पर एंड और बट इन सेंटेंसेस में कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। कंजंक्शंस के दो प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर आपको कंजंक्शन के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरजेक्शन की तरफ। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट शोज सडन रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मीन एक इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो सडन रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है और अक्सर इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है। इंटरजेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, ओह, आउच, वाव, ब्रावो, एट्सेट्रा। दोस्तों, इंटरजेक्शन को आसान भाषा में समझें तो यह हमारे सडन होने वाले रिएक्शन को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपका दोस्त एक नई कार लाया है और आपको वह कार बहुत अच्छी लगी देखने में, तो आप उसे देख करके ऐसा बोलेंगे, अरे वाओ क्या नई कार है, या फिर वाओ क्या कार है। तो आपके द्वारा बोला गया फर्स्ट वर्ड वाओ, ये इंटरजेक्शन को शो करता है, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, एक सडन होने वाले रिएक्शन को शो करता है। इसी तरह से जब आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या कुछ बुरा हो जाता है तो आप बोलते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया। तो आपने जो हे भगवान बोला स्टार्टिंग में, ये आपकी रिएक्शन को शो करता है, इसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास में, उन्हें देख करके समझते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम। हुर्रा साइन होता है खुशी का, जीत का, विजय का। जब आप कुछ अच्छा करते हैं उसके लिए हुर्रा का यूज़ किया जाता है। ये बोल रहे हैं, हुर्रा हम गेम जीत गए। सेकेंड है वाओ व्हाट अ वंडरफुल कार। वही एग्जाम्पल जो हमने एक दोस्त की कार को देख करके बोला था, वाओ क्या वंडरफुल कार है। और थर्ड एग्जाम्पल है, ओह आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स। मान लो आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में बैठते समय आपको याद आया कि अरे मैं तो अपना पर्स ही लेना ही भूल गया। तो जो अरे है इसको इंग्लिश में बोला गया है, ओह आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स। तो यहाँ पर हुर्रा खुशी का साइन, वाओ अचंभे का साइन, और ओह आपको किसी चीज़ को भूलने का साइन या अरे का साइन आपको दिखाता है। तो आप जो देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड जिनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं, और ये अक्सर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में दिखाई देंगे। दोस्तों,
मुझे लगता है कि आज की वीडियो के अंदर जो मेरा पर्पस था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स के बारे में जानकारी देने का, उनको सिखाने का, मुझे लगता है मैंने अच्छा काम किया है और आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने छोटे भाई बहनों को जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश सीखने की उनके अंदर चाह है, तो यह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके हौसले को और मोटिवेट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।